डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और मछली पालकों के साथ सीएम धामी ने किया संवाद। व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याएं सुनी। कहा पशुपालक आत्मनिर्भर बने और उत्तराखंड दुग्ध और मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बने। चंपावत गैंगरेप केस में बड़ा मोड़। आरोपित की पत्नी बेटी आई सामने। भाजपा नेताओं पर भी लगे गंभीर आरोप। आईजी कुमाऊं बोली, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। रुड़की में किसानों का महापंचायत का आयोजन। हजारों की संख्या में किसान हुए शामिल। मांगों को लेकर जल्द ही देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और मछली पालकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालन और उससे जुड़े व्यवसायों से जुड़े लोगों की समस्याएं सुनी और सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन से जुड़े श्रमिकों, किसानों और उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और पशुपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए सरकार सब्सिडी, प्रशिक्षण और बाजार तक सीधी पहुंच जैसे सुविधाएं दे रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सामग्री वितरित की और योजना से जुड़े वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये वाहन दुग्ध संग्रह, पशु चिकित्सा और चारा वितरण में मदद करेंगे, जिससे किसानों को उनके घर पर ही सुविधा मिल सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया। प्रदर्शनियों ने उन्नत नस्ल के पशु, आधुनिक डेयरी उपकरण, मछली पालन की नई तकनीकें और जैविक चारे के स्टॉल लगाए थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई तकनीकों को हर गांव तक पहुंचाया जाए ताकि पशुपालकों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुधन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार का लक्ष्य है कि पशुपालक आत्मनिर्भर बने और उत्तराखंड दुग्ध और मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बने। जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की ढिलाई या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत एक भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। जिला सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने विभागवार प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल शुरू किया जाए। साथ ही जिन परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार की जानी है, उन्हें बिना देरी शासन को भेजा जाए ताकि बजट और स्वीकृति में बाधा न आए। डीएम ने 2 टूक कहा कि डीपीआर तैयार करने में लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, उन्हें तत्काल दूर किया जाए और सभी अधिकारी नियमित स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें। विभागवार समीक्षा के दौरान लंबित और प्रगति पर चल रहे कार्यों का आंकलन किया गया। डीएम ने साफ किया कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय से तय समय सीमा में कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सीधे जनता से जुड़ी हैं, इसलिए इनका समय पर ही और सही क्रियान्वयन हर अधिकारी की जिम्मेदारी है। साथ ही निर्देश दिए गए कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका तत्काल हस्तांतरण संबंधित विभागों को किया जाए ताकि आम जनता को जल्द लाभ मिल सके। वहीं अपूर्ण कार्यों को तय समय सीमा में तेजी से पूरा किया जाए। डीएम ने यह भी चेतावनी दी कि समीक्षा बैठकों में केवल वास्तविक प्रगति ही प्रस्तुत की जाए। किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई होगी। जिले में 16 वर्षीय नाबालिग से 3 युवकों ने कथित सामूहिक दुष्कर्म किया। बालिका अपने बीमार पिता के इलाज के लिए जिला अस्पताल आई थी। 5 मई की दोपहर करीब 2:30 बजे वह लापता हो गई। पिता को फोन पर पता चला कि वह किसी युवक के साथ बारात में है। रात करीब 2:15 पर बालिका का फोन आया और बंद हो गया। बीमार पिता की तहरीर पर पुलिस ने रात में ही नाकेबंदी की और सुबह 4 बजे
सल्ली गांव से बालिका को बरामद किया। वह बंदी हुई थी और नग्न अवस्था में मिली। तीनों आरोपी कमरे से फरार हो गए थे। पुलिस ने बालिका को अस्पताल पहुंचकर मेडिकल जांच कराई। बालिका ने बताया कि आरोपियों ने हथियार दिखाकर दुष्कर्म किया और धमकी दी कि बताने पर जान से मार देंगे। एसपी रेखा यादव ने कहा कि पिता की शिकायत पर तीनों नामजद युवकों के खिलाफ पॉस्को, रेप और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। घटना के इलाके में आक्रोश है। लोग कोतवाली पहुंचे और कड़ी सजा की मांग की। कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद मेहरा ने इसे गंभीर अपराध बताया और सीएम के क्षेत्र में ऐसी वारदात को अशुभ संकेत कहा। एसपी ने कहा कि शांत माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, जिलाधिकारी एवं एसपी एसएसपी चंपावत, कृपया ध्यान दें। मुझे चंपावत से 3-4 लोगों के अभी फोन आए कि चंपावत में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक घटना सामने आ रही है, जिसमें एक अवयस्क बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। लगातार महिलाओं पर अन्याय, अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के मन से कानून का खौफ, पुलिस का डर निकल चुका है। आज दिनांक 6 मई 2026 को 112 के माध्यम से कॉलर द्वारा सूचित किया गया कि एक नाबालिग बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए सल्ली गई थी, वह वहां से मिसिंग है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई निःशुल्क जांच योजना जो चंदन हाइग्नोनिस्ट द्वारा उपलब्ध है, उसमें हमने जिला चिकित्सालय चंपावत में निःशुल्क जांच कराई थी। फिरोज देवी नाम मेरा, मैं लोहाघाट से आई हूँ और यहाँ मैंने दिखाया उत्तराखंड सरकार में, तो मुझे काफ़ी अच्छी सुविधा मिली और मेरी तबीयत भी सही है, अच्छा इलाज हुआ मेरा। चंपावत में नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद में बदल गया है। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों पर पॉस्को, दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच जारी है। इधर आरोपी पक्ष भी सामने आ गया है। पहले एक आरोपी के पिता राम सिंह ने बेटे को निर्दोष बताकर साजिश का आरोप लगाया। अब आरोपी की पत्नी कलावती देवी और बेटी अनीता ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अनीता का दावा है कि घटना की रात उसके पिता घर पर ही थे। पत्नी ने कहा कि उनकी बेटी भी पीड़िता की उम्र की है। ऐसे आरोपों से परिवार टूट गया है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। मामले में नया मोड़ तब आया जब कमल रावत ने कोतवाली में भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी शिकायत पर एफआईआर नहीं हुई और विरोध पर हाथापाई की गई। इससे कोतवाली में माहौल गर्म हो गया। आईजी कुमाऊं रिधिम अग्रवाल ने कहा कि मामले में केस दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच हो रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और पीड़िता को सुरक्षा व मदद दी जा रही है। गौरतलब है कि परिजनों की सूचना पर पुलिस ने बालिका को बरामद कर मेडिकल कराया था। अब पीड़ित पक्ष, आरोपी परिवार और सियासी आरोपों के बीच सबकी नजर पुलिस पर जांच पर है। आज दिनांक 6 मई को जनपद चंपावत में प्रातः लगभग 3 बजे डायल 112 पर एक बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोतवाली चंपावत की टीम्स द्वारा लगभग 1 से 1.5 घंटे के भीतर बालिका को बरामद कर लिया गया था। आज जो घटनाक्रम हुआ तो उसमें मेरे पापा का भी नाम आया। तो मेरे पापा, मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगी कि मेरे पापा को मतलब जितने भी जिनका भी नाम आया है उनको सभी को अच्छे से जांच करे और न्याय मिले। मेरे पापा और मेरी मम्मी कल साथ में थे। नमस्कार, अभी मैं कोतवाली चंपावत में हूं और आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक ऐसा प्रकरण हुआ है जिसमें एक दूरस्थ क्षेत्र की लड़की को एक लड़का अपनी बाइक पे बैठाकर शादी में ले जाता है और रात भर उसके साथ शोषण करता है। आज जो मेरे बच्चे के लिए दुर्घटना घटी है, मेरे बच्चे को साजिश करके आज फंसाया गया है। अगर मेरा बच्चा दोषी है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 वाहनों के खिलाफ मोटर अधिनियम में चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने 3 वाहनों को सीज करते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 5 लोगों को, उन लोगों पर धारा 81,
पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही भी की है। दरअसल आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस सभी धार्मिक स्थान, भीड़भाड़ वाले स्थान और संवेदनशील जगहों पर आपराधिक घटनाओं को रोकथाम के लिए लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस का चेकिंग अभियान अभी लगातार जारी रहने वाला है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां इन दिनों यमुना नदी में अवैध खनन बेरोक कटोक जारी है और जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। ढकरानी क्षेत्र की तस्वीरें दिखाती हैं कि खनन पट्टों की आड़ में तय समय से बाहर जाकर यमुना का सीना छलनी किया जा रहा है। दिन रात टमटम मशीनों से नदी में खनन चल रहा है, लेकिन खनन विभाग खामोश है। ढालीपुर में भी यही हाल है। यमुना के मुहाने पर गैर कानूनी तरीके से बड़ा स्टॉक संचालित हो रहा है। सवाल कई बार उठे, मगर विभाग की मेहरबानी से रात दिन यहां खनन सामग्री जमा की जाती है और डंपरों में भरकर देहरादून भेज दी जाती है। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट आसन कंजर्वेशन रिजर्व के बेहद पास हो रही इन गतिविधियों से विदेशी पक्षियों के इन ठिकानों पर खतरा मंडरा रहा है। नियम कहते हैं कि रिजर्व के 10 किलोमीटर दायरे में खनन नहीं हो सकता, फिर भी कुछ ही दूरी पर अवैध खनन जारी है। आरोप है कि प्रशासन और खनन विभाग की मिलीभगत से खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बेतरीब खनन से एक तरफ राजस्व की लूट हो रही है तो दूसरी तरफ नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है। आशंका है कि मानसून में आसपास की बस्तियों और किसानों की खेती पर यमुना कहर बनकर टूटेगी। इस गंभीर हालात पर प्रशासन और खनन विभाग की चुप्पी दोनों को कटघरे में खड़ा करती है। भिकिया सैंड के पास सड़क हादसे की सूचना मिली। कॉलर ने बताया कि सड़क पर एक घायल व्यक्ति पड़ा है। वाहन आसपास नहीं दिखा, जिससे उसके खाई में गिरने की आशंका थी। सूचना पर थाना भतरौज खान पुलिस, 108 एम्बुलेंस, आपदा कंट्रोल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। वाहन करीब 150 मीटर नीचे खाई में गिरा मिला। रेस्क्यू के दौरान वाहन में सवार 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। मृतकों की पहचान भुवन पुत्र दीवान राम और कैलाश चंद्र पुत्र बहादुर के रूप में हुई। तीसरे मृतक की शिनाख्त की जा रही है। तीनों जागरी का काम करते थे और रात को ग्राम चमोली पुसैना में जाकर लगाकर घर लौट रहे थे। पुलिस ने तीनों शवों को रेस्क्यू कर रानीखेत मोर्चरी भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। ये थाना बतरौज खान क्षेत्र अंतर्गत एक बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें 3 व्यक्ति थे जो जागर का लगा कर आ रहे थे और रात्रि के समय गाड़ी नींद के कारण उनकी गाड़ी नीचे गिर गई रोड से, तो उसमें तीनों की मृत्यु हो गई है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने परिजनों से बात की है, शोक संवेदना व्यक्त की है और मेरा सब लोगों से ये कहना है कि नींद की स्थिति में, नशे की स्थिति में कोई भी गाड़ी ना चलाएं। पहाड़ में बहुत समस्याएं रहती हैं और कई सारे एक्सीडेंट्स इसी वजह से होते हैं कि लोग नशे में या नींद में गाड़ी चला रहे होते हैं। चंपावत पुलिस ने एक बार फिर अपनी तत्परता एवं ईमानदारी का परिचय देते हुए एक यात्री का खोया हुआ बैग सुरक्षित वापस लौटाकर मानवता और सेवा भावना की मिसाल पेश की है। गुजरात से पिथौरागढ़ जा रहे एक व्यक्ति का बैग चंपावत मुख्य बाजार में कहीं खो गया था। बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेज, जरूरी सामान एवं नकदी मौजूद थी, जिसके खोने के बाद यात्री काफी परेशान हो गया। इसी दौरान मुख्य बाजार में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल प्रशांत बोरा एवं कांस्टेबल विनोद तड़ागी को उक्त बैग मिला। दोनों पुलिस कर्मियों ने अपनी सूझबूझ एवं जिम्मेदारी का परिचय देते हुए बैग स्वामी की पहचान करने के लिए तत्काल प्रयास शुरू किया। काफी खोजबीन और जानकारी जुटाने के बाद संबंधित व्यक्ति का पता लगाया और उसका बैग उसे सकुशल वापस सौंप दिया गया। अपना खोया हुआ सामान सुरक्षित वापस मिलने पर बैग स्वामी ने चंपावत पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यशैली की जमकर सराहना की। चंपावत पुलिस लगातार आमजन की सेवा, सुरक्षा एवं सहायता के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है, जिससे लोगों का पुलिस पर विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। बनबसा के कैनाल रोड स्थित वार्ड संख्या 7 में सड़क की ओर खतरनाक रूप से झुके पेड़ को लेकर उठाई गई चिंता के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी दुर्घटना टाल दी है। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार इस समस्या को उठाया जा रहा था, क्योंकि पेड़ सड़क की ओर काफी झुक गया था और उसके ठीक नीचे बिजली की मुख्य लाइन गुजर रही थी। क्षेत्रवासियों को आशंका थी कि तेज बारिश या आंधी के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य सरोज दीदी ने तुरंत पहल करते हुए जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की और संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिलवाए।
प्रशासन के निर्देश के बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था के बीच झुके हुए पेड़ को सुरक्षित तरीके से कटवा दिया गया। समय रहते हुए इस कार्रवाई से अब स्थानीय लोगों और राहगीरों ने राहत की सांस ली। क्षेत्रवासियों ने जिला पंचायत सदस्य सरोज दीदी एवं प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में इसी प्रकार त्वरित कार्यवाही लोगों में विश्वास मजबूत करती है। जनपद चंपावत में पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार बरसात के चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। वहीं किसानों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत खटोली तल्ली एवं खटोली मल्ली में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें भारी मात्रा में प्रभावित हुई। लहसुन, प्याज, अदरक, सब्जी और धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश के बीच जिले में जल संरक्षण को लेकर भी कार्य तेज कर दिए गए हैं। जंगलों में वर्षा जल को एकत्र करने एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के कई प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति से निपटा जा सके। वहीं दूसरी ओर किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का जल्द सर्वे कर नुकसान का आकलन किया जाए तथा उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए। बारिश का असर जिले में चल रहे गोलजीव महोत्सव पर भी साफ देखने को मिला, जहां लगातार खराब मौसम के चलते कार्यक्रमों में फेरबदल करना पड़ा। मेले में व्यापार के लिए दुकानें लगाए व्यापारियों के चेहरों पर भी मौसम को लेकर चिंता और मायूसी दिखाई दी। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले तथा केवल जरूरी कार्य होने पर ही यात्रा करें। साथ ही किसी भी प्रकार की आपदा या दुर्घटना की सूचना तुरंत आपदा कंट्रोल रूम एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की गई ताकि समय रहते राहत एवं बचाव कार्य किए जा सके। रुड़की तहसील के भारापुर भौरी गांव में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन रोड ने महापंचायत का आयोजन किया। इसमें क्षेत्र के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने किसान हितों को लेकर जल्द ही देहरादून में भी महापंचायत करने का ऐलान किया। महापंचायत में संगठन छोड़कर कुछ लोगों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले संगठन के कुछ सदस्य अलग हो गए थे और नया संगठन बनाने का ऐलान किया गया। उनके द्वारा भारतीय किसान यूनियन रोड में फूट पड़ने का दावा किया गया। इसके बाद उन लोगों ने भारापुर भौरी गांव में बैठक भी की थी। इसी के जवाब में आज भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के नेतृत्व में उसी गाँव में महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में पहुंचे हजारों किसानों ने संगठन में फूट की खबरों को खारिज किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन रोड उत्तराखंड में किसानों का सबसे बड़ा संगठन है। उन्होंने कहा कुछ लोग आते जाते रहते हैं, इससे संगठन पर कोई असर नहीं पड़ता। आज हजारों किसानों की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि संगठन एकजुट है। तो हम इसे भी एक बड़ा आंदोलन देहरादून करेंगे। यहाँ की तो कुंगी बहरी सरकार या किसान की मजदूर की कोई सुनाई हुई नहीं। यहाँ तो कितना ही कह लो, पुलिस प्रशासन को कह दो, चाहे यहाँ के सिविल जो अधिकारी यहाँ से उन्हें कह दो, प्रशासन यहाँ का सुन ही नहीं रहा। शासन प्रशासन दोनों ही बहरे आज पंचायत हमारे कुछ कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता जिनका टाइम है 2-3 साल से ज्यादा इसके संगठन में रुकते नहीं है। इससे पहले 3-4 संगठन की यात्रा करके आए और यहाँ पर भी आगे में अध्यक्ष जी ने पूरा प्यार दिया, उन्हें सम्मान किया, लेकिन उन्हें वो हजम नहीं हो पाया। और अभी वो 4 दिन पहले ही यही से भारापुर बोली में महापंचायत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात है उत्तराखंड के। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।